हाँ भी बच्चों देखिए, आज अपने करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 7। और मैंने आपको बताया था कि जो जीन है या जो डीएनए खंड है ये हमारे अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। किस प्रकार करता है ये भी मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको एक फाइनल रूपरेखा इसकी बना रहा हूं, ठीक। और फिर अपने ये देखेंगे कि किस प्रकार अपने को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, क्यों बायोटेक्नोलॉजी समझने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए खंड है, डीएनए खंड या जीन, उसका अनुलेखन होता है अभी, अनुलेखन, और क्या बनता है एमआरएनए। एमआरएनए का क्या होता है अनुवादन, और क्या बनती है प्रोटीन। और यह प्रोटीन ही हमारे लक्षणों को नियंत्रित या अभिव्यक्त करती है। यह प्रोटीन ही हमारे लक्षणों को नियंत्रित या अभिव्यक्त करती है, ठीक। अब देखिए, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया एमआरएनए के निर्देशन में होती है और एमआरएनए का निर्माण डीएनए या जीन के निर्देशन में होता है। तो अपने इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डीएनए खंड या जो जीन है ना, उसमें किसके निर्माण की सूचना है, प्रोटीन के निर्माण की सूचना है। या जो डीएनए खंड या जो जीन है ना, वो प्रोटीन का कूटलेखन करता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इस प्रकार भी अपने कह सकते हैं, ठीक। और ये प्रोटीन लक्षणों को नियंत्रित और अभिव्यक्त करती है, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया था किस प्रकार, जैसे कुछ प्रोटीन है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, अगर ये बनेगा तो हाइट बढ़ेगी। इसी प्रकार इंसुलिन है, ये बनेगा तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो नियंत्रित होगा। तो इस तरीके से जो प्रोटीन्स है वो लक्षणों को नियंत्रित या अभिव्यक्त करती है। अब देखिए, अपने बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है ना बहुत ही बड़ा है, बहुत सारी ब्रांचेज है छोटी छोटी, या बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी प्रक्रियाएं बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक। लेकिन अपने जो मोटे तौर पर देखते हैं, जो अपने सिलेबस में मतलब जो ज्यादातर होता है वो होता है जीन ट्रांसफर, ठीक। यानी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 80% बायोटेक्नोलॉजी, 80% बायोटेक्नोलॉजी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। किसके इर्द गिर्द? जीन ट्रांसफर, यानी एक जीव से दूसरे जीव में जीन का स्थानांतरण, या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीन या डीएनए खंड का स्थानांतरण। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि जीन लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो मान लीजिए ए और बी, ये कोई दो जीव है, अगर अपने ए से कोई जीन बाहर निकाल ले, ये कोई जीन है, ए से कोई जीन बाहर निकाल लिया और किस में ट्रांसफर कर दिया, बी में, बी में ट्रांसफर कर दिया, तो ए का जो लक्षण है ना, क्योंकि जीन किसको नियंत्रित करता है, लक्षणों को, ठीक। किस प्रकार करता है मैंने आपको बता दिया कि जीन जो है ना वो प्रोटीन का कूटलेखन करता है, या जीन में प्रोटीन बनने की सूचना होती है, और जैसे ही वो प्रोटीन बनेगी जो भी लक्षण है पर्टिकुलर वो नियंत्रित या अभिव्यक्त होगा। तो अगर अपने कोई जीन बी में ट्रांसफर कर दे तो जो लक्षण ए में है अब वही लक्षण किस में आ जाएगा, बी में। यानी ये जीन अपने ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस जीन से संबंधित जो लक्षण है ना अभी ए में है, और जीन ट्रांसफर कर देंगे तो वही लक्षण बी में भी आ जाएगा। तो ये जीन ट्रांसफर होता है भी। अब यहां पर लक्षण का क्या मतलब है,
लक्षण का क्या मतलब है? अब देखिए, जैसे चीता बहुत तेज दौड़ता है, ये उसका लक्षण है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपने जीन उठाकर मानव में डाल दे और मानव भी फिर चीते की तरह दौड़ेगा। ठीक इस तरीके से जीन ट्रांसफर या जो लक्षणों का जो स्थानांतरण है वो इस तरह अपनी मतलब ये नहीं है जैसे आप कई बार अपने सोच लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हाथी आपको पता ही है कि बहुत पावरफुल होता है, ये उसका एक लक्षण है। तो ये नहीं कि कोई जीन अपने मानव में डाल दे और मानव भी हाथी की तरह पावरफुल हो जाएगा। ठीक ये नहीं है। तो फिर एक्चुअली मतलब क्या है जीन स्थानांतरण का, ठीक, या लक्षणों के स्थानांतरण का एक्चुअली मतलब क्या है वो अपने देखेंगे। ठीक कि जीन ट्रांसफर का मतलब क्या है। जो भी आप एक फेनोटाइप देख रहे हो, ठीक, जरूरी नहीं है कि उससे संबंधित जो जीन्स है वो अगर अपने किसी दूसरे में ट्रांसफर कर दे तो सेम फेनोटाइप उसमें रिप्रेजेंट या प्रदर्शित होगा। ठीक जैसे मछली जल में तैरती है, ये उसका लक्षण है। तो ये नहीं है कि ऐसा कोई जीन है, ठीक, जो इस लक्षण को नियंत्रित कर रहा है तैरने को, और वो जीन मानव में डाल दे तो मानव भी तैरने लगेगा उसी तरीके से, ऐसा नहीं होता। तो होता है क्या वो अपने देखेंगे एक्चुअल में। देखिए यहां पर सिर्फ बात प्रोटीन की होती है और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन। देखिए कि जीन क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब मान लीजिए जीन ट्रांसफर का एक्चुअल में मतलब है क्या है, ठीक, या ये प्रैक्टिकली किस प्रकार है। जीन क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब मान लीजिए जीन है, यहां पर ये जीन ए में है और ए में ये क्या बना रहा है, प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन बना रहा है। मान लीजिए ये एक्स जीन है और इसके द्वारा जो प्रोटीन बनेगी वो भी कौन सी होगी, एक्स प्रोटीन। अब ये उन्होंने एक्स जीन बी में ट्रांसफर कर दिया, जो एक्स जीन है ना वो किस में ट्रांसफर कर दिया, बी में। अब इसमें भी क्या बनेगी, एक्स प्रोटीन। बस यही है जीन ट्रांसफर। ठीक कि जीन बनाता है प्रोटीन। तो जो जीन ए में है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा है और वही जीन अपने यहां पर ट्रांसफर कर दे बी में, तो वही पर्टिकुलर प्रोटीन अब यहां पर भी बनेगी। यही है जीन ट्रांसफर का सारांश। ठीक, तो ये हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अपनी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, और बायोटेक्नोलॉजी में तो चीजें बहुत है, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 80% बायोटेक्नोलॉजी किसके इर्द गिर्द घूमेगी, जीन ट्रांसफर। ठीक, और इससे रिलेटेड जो टर्म है, ठीक, जीन ट्रांसफर में भी बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। जीन ट्रांसफर की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है तो उनकी डिटेल, ठीक, बहुत, इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाएगी जीन ट्रांसफर में भी। और मैंने आपको बता दिया जीन ट्रांसफर का मतलब क्या है कि जीन एक जीव से दूसरे में ट्रांसफर करना। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई जीन यहां पर जो प्रोटीन बना रहा है ना, वही जीन अगर इसमें अपने ट्रांसफर कर देंगे तो वही प्रोटीन बी में भी बनेगी। बस यही जीन ट्रांसफर के पीछे, ठीक, उद्देश्य है या लॉजिक है। अब देखिए अपने बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अब इस वर्ड को देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को। देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है उसको परिभाषित करना मुश्किल है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अपने एक परिभाषा में बायोटेक्नोलॉजी को सीमित नहीं कर सकते। ठीक, यानी परिभाषा जब अपने देते तो मतलब वो एक लिमिटेशन होगी, यानी बायोटेक्नोलॉजी उस परिभाषा के इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, हम बायोटेक्नोलॉजी को एक परिभाषा में नहीं समेट सकते। तो कोई भी परिभाषा बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती। बायोटेक्नोलॉजी की कई परिभाषाएं दी गई है समय समय पर, लेकिन कोई भी परिभाषा, कोई भी एक पर्टिकुलर परिभाषा ले लीजिए आप, कोई भी एक डेफिनेशन लीजिए, वो 100% बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन नहीं करती या एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक, क्योंकि एक परिभाषा बायोटेक्नोलॉजी के एक भाग को एक्सप्लेन करती है, सिर्फ उसी को डिफाइन करती है। तो अपने इसको समझेंगे कैसे, मतलब अपने कोशिश करें कि सिर्फ अपने एक परिभाषा बना ले बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक, और पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी उसी के इर्द गिर्द घूमे, तो वो परिभाषा क्या होगी, सिंपल, वो सिंपल होगी। ठीक,
एकदम सिंपल परिभाषा होगी, ठीक। और अगर अपने जैसे EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसकी भी परिभाषा है। जापानी बायोटेक्नोलॉजी, जापान जो है, ठीक। अमेरिका में जो बायोटेक्नोलॉजी लैब है, ठीक। तो अलग अलग देशों की जो संस्थाएं हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, और वो परिभाषाएं काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक। और वो परिभाषाएं बायोटेक्नोलॉजी के केवल एक ही मतलब एक पहलू को ही परिभाषित करती है। बायोटेक्नोलॉजी के कई पहलू है, सभी पर फोकस नहीं करती, सभी को परिभाषित नहीं करती। तो एक अपनी सिंपल परिभाषा देख रहे हैं, ठीक, जो बायोटेक्नोलॉजी को कवर कर ले। वो परिभाषा क्या है? देखिए वर्ड पर ही चलते हैं अपने। बायोटेक्नोलॉजी, दो वर्ड है, बायो और टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। बायो का मतलब ऑर्गेनिज्म यानी जीव। टेक्नोलॉजी का मतलब है तकनीक, या बायो का मतलब आप बायोलॉजी से भी ले सकते हैं। बायो का मतलब बायोलॉजी से भी ले सकते हैं। अब अपने इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? देखिए अपने यहां पर दो परिभाषाएं देखेंगे, सिंपल परिभाषाएं हैं कि जो भी तकनीक है, तकनीक का जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग, जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक, उन टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करना जीव विज्ञान के क्षेत्र में। तकनीक या जो भी टेक्निक्स है उनका जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग या उपयोग क्या कहलाएगा? बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। कि जो भी हमें पता है, ठीक, जो भी हमारा नॉलेज है, जो भी हमारे पास वर्तमान में जो टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स का अपने उपयोग करें, ठीक, किस क्षेत्र में? जीव विज्ञान के क्षेत्र में करें, और इस प्रकार करें कि समस्त मानव जाति को फायदा हो, समस्त मानव जाति को क्या हो? लाभ हो। तो इसे अपने कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। एक चीज, एक परिभाषा और अपने कह सकते हैं, ठीक, कि मैंने आपको बताया कि बायो का मतलब ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बायोलॉजी में अपने जीवों के बारे में पढ़ते हैं और जीव को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म, ठीक। और यहां पर जिन ऑर्गेनिजम्स की अपने बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव, ठीक। यहां पर जो अपने बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीवों की, या अपने बात कर रहे हैं सेल की, क्योंकि सेल भी किसी जीव का ही भाग होती है, सेल या सूक्ष्म जीव। देखिए जब अपने किसी कोशिका या किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग मानव के हित के लिए करते हैं, मानव के हित के लिए करती हैं, किसी कोशिका या किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग करेंगे, अपने किसी कोशिका या किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग करेंगे, उससे फायदा लेंगे। फायदा तभी लिया जा सकता है जब अपने पास नॉलेज हो, और नॉलेज ही क्या होता है? टेक्नोलॉजी। तो हाँ एक बात और, अब देखिए टेक्नोलॉजी भी कई बार मतलब आपने समझ नहीं पाता कि ये टेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक, और अगर आप समझ जाओ तो परिभाषित नहीं कर पाते, ठीक। ज्यादातर क्या होता है कि टेक्नोलॉजी को अपने समझते तो हैं, ठीक, जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो टेक्नोलॉजी वर्ड को समझता तो, लेकिन परिभाषित नहीं कर पाता टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या। देखिए टेक्नोलॉजी का मतलब है सिर्फ ज्ञान, नॉलेज, और कुछ नहीं है, ठीक। जैसे पहले आपको पता है कि सिंपल फोन आते थे, नोकिया 1100 वगैरह, ठीक, और आज के जो मोबाइल फोन हैं अपने कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में सुधार आ गया है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय गुजरा हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, हमारा जो ज्ञान है वो विस्तृत होता गया। जब ज्ञान विस्तृत होगा तो जो भी उपकरण है, जो भी डिवाइस है, उनमें सुधार बदलाव होगा, और इसी को अपने कहते हैं
टेक्नोलॉजी, क्योंकि मोबाइल भी एक डिवाइस ही है, उसमें भी सुधार होता गया, तो अपने वर्ड यूज करते हैं कि टेक्नोलॉजी। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बताया सेल या जो सूक्ष्म जीव है, इनका उपयोग मानव हित के लिए करना, और मानव हित के लिए अपने उपयोग करें तो अपने को ज्ञान होना चाहिए ना, कुछ अपने पास टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे अपने इनका फायदा उठा सके मानव हित के लिए। अब एग्जांपल अपने देते हैं। ठीक, अपने दो एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी के। एक तो जो अपने बायोटेक्नोलॉजी में नॉर्मली पढ़ते हैं, ठीक, जिसी मतलब उसी के इर्द गिर्द बायोटेक्नोलॉजी घूमती है, एक तो वो एग्जांपल, एक है तो बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल, लेकिन उसे अपने अलग जगह पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में नहीं पढ़ते। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका मतलब क्या है कि आपने सुना है कि वे दंपत्ति जिनके संतान नहीं होती, नॉर्मली, ठीक, जो प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रक्रिया है, उसके द्वारा उनके अगर संतान नहीं हो रही है, मतलब ऐसे दंपत्ति जिनकी क्या नहीं होती, संतान, ठीक, उनके बच्चे पैदा नहीं होते, तो वो किसका सहारा लेते हैं, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब में दंपति का मतलब नर है, मादा, यानी पुरुष और स्त्री। टेस्ट ट्यूब में क्या होगा कि मादा से तो ओवम ले लिया जाएगा, अंडाणु, और नर से क्या ले लिया जाएगा, शुक्राणु, और इनका निषेचन होगा, यानी प्राकृतिक जो परिस्थिति है ना उनसे अलग। प्राकृतिक परिस्थिति तो मादा के शरीर में होती है, अपने ये जो निषेचन करवा रहे हैं लैब में करवा रहे हैं एक फर्क नली के अंदर, तो ये शुक्राणु और ये अंडाणु है, ठीक, इनमें निषेचन होगा और क्या बनेगा, युग्मनज। युग्मनज से आगे क्या बनेगा, भ्रूण, ठीक, और जो शुरुआती भ्रूण है ना उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मादा में। ठीक, तो यहां पर है क्या कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। सक्षम क्यों नहीं है, इसका मेन कारण हो सकता है कि जो मादा होती है ना, ठीक, मादा में निषेचन के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, मादा के अंदर निषेचन नहीं हो पा रहा है, या मादा में जो गर्भाशय है या जो अंडवाहिनी है, ठीक, उसमें कोई, ठीक, प्रॉब्लम है या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिसके कारण मादा गर्भ धारण नहीं कर पा रही है या मादा में निषेचन नहीं हो रहा है। तो इसका क्या किया उन्होंने कि मादा से ले लिया अंडाणु और नर से ले लिया शुक्राणु, बाहर निषेचित करवा दिया, जायगोट बना, भ्रूण बना, और भ्रूण मादा में ट्रांसफर कर दिया। यानी यहां पर समस्या क्या थी, मादा के अंदर जब भ्रूण बन जाएगा ना तो भ्रूण तो परिवर्तन हो जाएगा, वहां पर दिक्कत नहीं है मादा में, लेकिन समस्या क्या थी कि मादा में निषेचन ही नहीं हो रहा था, गर्भ धारण ही नहीं हो रहा था। ठीक, निषेचन नहीं हो रहा था, निषेचन नहीं होगा तो गर्भ धारण नहीं होगा, प्रॉब्लम ये थी। तो ये काम अपने बाहर कर लिया, और बाद में जो भ्रूण बना, शुरुआती जो भ्रूण है उसको मादा में ट्रांसफर कर दिया, फिर ये नॉर्मल वे में डेवलप होगा मादा में। तो इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो जिनके संतान नहीं होती है, ठीक, तो वो नॉर्मली इस टेक्निक का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एक टेक्निक ही है या एक नॉलेज ही है, तकनीक है। अपने इस तरह का एक्सपेरिमेंट घर पर थोड़ी कर सकते हैं, अपने घर पर फर्क नली शिशु थोड़ी बना सकते हैं क्योंकि अपने पास नॉलेज नहीं है इतना, या अपने को इस टेक्निक का पता नहीं है। ठीक, तो ये काम घर पर नहीं हो सकता, इसके लिए नॉलेज चाहिए, अनेक डिवाइस चाहिए, उपकरण चाहिए, मशीन चाहिए, ठीक, यानी तकनीक चाहिए, एक टेक्निक होती है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या एक तकनीक है, और इस तकनीक में क्या यूज हो रही है भी, शुक्राणु और अंडाणु जो कि क्या है, कोशिकाएं हैं, अगुणित कोशिकाएं हैं, क्या है, अगुणित कोशिकाएं यानी हैप्लॉइड। शुक्राणु और अंडाणु क्या है, अगुणित कोशिकाएं हैं। और इस टेक्निक का उपयोग किसके लिए हो रहा है, मानव हित के लिए हो रहा है, यानी जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है उनको संतान सुख मिल जाएगा। तो ये भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी किस में आ गई, फिर बायोटेक में, बायोटेक्नोलॉजी में आ गई। यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है, लेकिन इसको अपने बायोटेक्नोलॉजी में नॉर्मली पढ़ते नहीं है, ये पढ़ते हैं अपने
ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो टॉपिक होता है वहां पर रिप्रोडक्शन से संबंधित जो बीमारियां हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उस दौरान ये टॉपिक आता है IVF, लेकिन है ही एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक इसी प्रकार देखिए, आपको पता है कि शराब बनाई जाती है। शराब बनती है कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से। कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से क्या बनती है? शराब बनती है। और कार्बोहाइड्रेट का जो किण्वन है वो कौन करता है? या तो बैक्टीरिया या ईस्ट एक फंजाई है। कार्बोहाइड्रेट के किण्वन में कौन भाग लेता है? कुछ बैक्टीरिया है और एक फंजाई भी है, जैसे कि ईस्ट। ठीक, तो ये जो सूक्ष्म जीव है ये कार्बोहाइड्रेट के किण्वन में भाग लेते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करते हैं, जिससे क्या बनती है? शराब। अब देखिए यहां पर सूक्ष्म जीव का उपयोग हो रहा है ना, ये रहा सूक्ष्म जीव। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें अपने सूक्ष्म जीवों की भी बात करते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया और ईस्ट, और ये कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करेंगे जिससे बनेगी शराब। तो ये शराब आपको पता है मानव हित के लिए है, फायदे के लिए। आजकल तो आपको ही पता है अल्कोहल जो बन रहा है सैनिटाइजर, उसी में अल्कोहल, ठीक वो अल्कोहल ही होता है एक्चुअल में, और शराब भी अल्कोहल ही है। तो अब यहाँ पर शराब जो बनती है ये नहीं है कि बिना नॉलेज के बन जाएगी, इसके लिए भी क्या चाहिए? टेक्निक चाहिए, नॉलेज चाहिए। हर कोई शराब नहीं बना सकता, और कोई कोशिश भी करेगा तो कई बार जहरीली शराब भी बन जाती है। तो अच्छी शराब बनाने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, तकनीक होती है, और साथ में यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का भी योगदान है। तो जो शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी किसका पार्ट होगी? बायो टेक्नोलॉजी का। इसी प्रकार जो अपने दही जमाते हैं, दही, दूध से दही जमाते हैं ना, तो यहां पर भी सूक्ष्म जीव है। आपको पता है कौन सा सूक्ष्म जीव है? लैक्टोबैसिलस लैक्टी। लैक्टोबैसिलस एक सूक्ष्म जीव है जो दूध को किस में कन्वर्ट करता है? दही में। तो यहां पर सूक्ष्म जीव को अपने उपयोग कर रहे हैं, और मानव जाति का फायदा ही है। दही आपको पता है, दही अपने खाते हैं तो दही आपको पता है कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक, दही में अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, शरीर को एनर्जी, ठीक, मतलब फ्रेश जैसा फील कराता है। तो जो लैक्टोबैसिलस है सूक्ष्म जीव, ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है, और दही अपने लिए फायदेमंद है। ठीक, उसमें पोषक तत्व भी होते हैं। ठीक, और अपने दही से घी भी निकालते हैं, आपको पता है किस प्रकार निकालते हैं वो तो आप जानते ही हो। तो यहां पर देखिए कि दूध से अपने दही बना रहे हैं, तो सूक्ष्म जीव का तो उपयोग हो रहा है, लेकिन यहां पर भी टेक्निक है। आप सोचो कि यहां पर क्या टेक्निक है? ठीक, नॉलेज यहां पर भी चाहिए, यहां पर भी एक टेक्निक यूज हो रही है। दूध से दही बनाने के लिए भी एक टेक्निक है। टेक्निक कैसे है या नॉलेज मतलब कैसा नॉलेज? आपको पता है कि हम सभी दूध से दही नहीं बना सकते। अपने जो जावन लगाते हैं या तो कम डाल देंगे जावन, जिससे दही अच्छे से बनेगा नहीं, ज्यादा डाल देंगे तो दही खट्टा हो जाएगा। और एक बात और कि टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियों में आपको पता है जब अपने दही जमाते हैं तो रजाई रुजी उड़ाकर, ठीक आपको पता ही है, और गर्मियों में सुबह अपने जल्दी रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि खट्टा ना हो। तो मतलब यहाँ पर एक स्वादिष्ट दही बनाने के लिए भी नॉलेज चाहिए, टेक्निक चाहिए। ये नहीं किसी दावन लगा दिया और दही बन गया। ठीक, ध्यान रखना पड़ता है कि खट्टा ना हो ज्यादा, ठीक, ज्यादा मतलब पानी सा भी ना बन जाए, ठीक, टेस्ट में बढ़िया हो। तो यहाँ पर नॉलेज चाहिए, टेक्निक चाहिए। कितना जावन लगाना है, कितने पीएच पर फिर इसको रखना है, ठीक, कितनी देर में दही बनता है, कितनी देर में, मतलब जैसे जावन लगाने के बाद में 4-5 घंटे 6 घंटे कितनी देर लगती है, तो वो सारा नॉलेज चाहिए। तो वो भी एक प्रकार की टेक्निक ही होगी। तो ये भी है ना, दूध से दही बनाना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन ये पुरातन बायोटेक्नोलॉजी है, पुरातन बायोटेक्नोलॉजी। तो पुरातन बायोटेक्नोलॉजी में एक तो ये दही बनाने वाला एग्जाम्पल आता है, और एक आता है कार्बोहाइड्रेट के किण्वन वाला, शराब बनाने वाला, क्योंकि ये पुराने समय से चले आ रही है। शराब पुराने समय से बन रही है, दही भी पुराने समय से बन रहा है, तो ये पुरातन बायोटेक्नोलॉजी है। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी में अपने बात करते हैं जीन ट्रांसफर की। किसकी? जीन ट्रांसफर की, जीन स्थानांतरण की। या जो IVF है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी में ही आता है। ठीक, तो ये मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताया, परिचय दिया, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझाया।
ठीक, जो परिभाषाएं हैं, जो कॉम्प्लेक्स परिभाषाएं हैं वो ना करके अपनों ने सिंपल परिभाषाएं की, सिंपल वे में समझा, एक दो एग्जाम्पल भी लिए। ठीक, आज के लिए इतने, बाकी नेक्स्ट।